जय हिंद फ्रेंड्स। ये है सेट क्रमांक संख्या 49। अभी तक आप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि 48 सेट बनाए जा चुके हैं और इस सेट में हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों के बारे में। और ये है प्रश्न संख्या 80, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और यहाँ पे पूछा गया है कि पूर्व वैदिक काल के दौरान भूमि सुस्थापित निजी संपत्ति थी। उसके बाद दूसरा कथन ये कहा गया है कि आर्यों द्वारा ऋग्वैदिक काल के दौरान अधिकांश युद्ध भूमि और संपत्ति के लिए लड़े गए थे। और तीसरा कथन ये कहा गया है कि पुरंदर वैदिक काल में सेनापति की भूमिका निभाने वाला ऋग्वैदिक देवता था। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है। तो सबसे पहले पहले कथन पर विचार करें तो पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व के बीच है। ऐसा माना जाता है कि 1900 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात आर्यों का आगमन भारत में हुआ और इसी के पश्चात जो है ये भारत में आए। हालांकि ये कभी कभी भूमि के भाग को अधिकृत कर लेते थे, लेकिन ऐसा कोई सुस्थापित निजी संपत्ति के बारे में जो है इसमें नहीं बताया गया है। नहीं तो इसलिए पहला कथन यहाँ पर गलत है। यदि पहला कथन गलत है तो यहाँ पर विकल्प डी भी गलत है और विकल्प ए भी गलत है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि आर्यों द्वारा ऋग्वैदिक काल के दौरान अधिकांश युद्ध भूमि और संपत्ति के लिए लड़े गए, तो यहाँ पर ये कथन गलत है। आर्यों द्वारा ऋग्वैदिक काल के दौरान जो अधिकांश युद्ध लड़े गए हैं वो गायों के लिए लड़े गए हैं। और गायों की खोज यानी कि ऋग्वेद में एक गविष्टि शब्द का उपयोग किया गया है। गविष्टि, गविष्टि मतलब होता है गायों की खोज। और इसलिए जो है ये यहाँ पर युद्ध जो है ये भूमि संपत्ति के लिए नहीं लड़े गए थे। तो दूसरा कथन भी गलत है। और दूसरा कथन भी यदि यहाँ पे गलत है तो सीधा इसका उत्तर निकल के आ जाएगा कि सी केवल सही है। अब सी कथन को देख लेते हैं। सी ये कह रहा है कि पुरंदर इंद्र को कहते हैं और इंद्र जो है युद्ध के देवता थे। तो युद्ध के देवता थे तो इसलिए जो है इसके सेनापति की भूमिका निभाने वाला ऋग्वैदिक देवता था। तो बिल्कुल सही बात है। ऋग्वेद में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता के रूप में इंद्र का वर्णन किया गया है। और इंद्र को जो है पुरंदर मतलब कि दुर्गों का ध्वंस करने वाला कहा जाता है। और वह युद्ध के देवता की भूमिका निभाता था और असुरों के विरुद्ध जो है आर्य सैनिकों की विजयों का जो है ये नेतृत्व करता था। तो यहाँ पर जो है तीसरा कथन जो है सही है। तो इसमें सिर्फ विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 81। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में हम लोग मेडाइवल इंडिया में चले आए तो उसके धार्मिक इतिहास से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि उलेमा शब्द किसको संदर्भित करता है। तो उलेमा शब्द जो है ये आलिम शब्द का बहुवचन है। और प्रारंभिक काल में जो है मुस्लिम दरबार में जो है मुस्लिम शासकों के दरबार में उलेमा रहा करते थे और वे राजा को धार्मिक विषयों पर जो है मार्गदर्शन दिया करते थे। और इनसे जो है इस उलेमा से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती थी राजाओं द्वारा कि शासक जो है शरीयत के अनुसार शासन करे। इनसे यह अपेक्षा की जाती थी। और परंपरा के संरक्षक के रूप में ये विभिन्न प्रकार के धार्मिक, न्यायिक और शैक्षिक कार्यों को भी संपन्न करते थे। तो ये जो है उलेमा शब्द जो है ये इस्लामिक दर्शन और धर्म के अध्येता होते थे। तो यहाँ पर जो है पहला विकल्प ये कह रहा है कि सूफी संतों के मध्य वार्तालाप के संग्रह को, जो गलत है। सूफी संतों की जीवन संबंधी लेख को, ये भी गलत है। तीसरा ये कह रहा है कि सामाजिक राजनीतिक जीवन का त्याग करने वाले मुस्लिम उपासकों या धर्म गुरुओं, ये भी गलत है। यहाँ पर चौथा विकल्प सही है कि इस्लामिक दर्शन के विद्वान और मुस्लिम शासकों के सलाहकार को जो है उलेमा कहा जाता था मध्यकालीन भारत में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्या 82। प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है कि भारतीय संगीत के संदर्भ में कमायाचा शब्द क्या है। ये भारतीय संगीत से कमायाचा शब्द, तो क्या ये संकीर्तन नृत्य से जुड़ा संगीतात्मक वाद्य यंत्र है, या असम के मैदानी इलाकों में पाए जाने वाले हिंदुस्तानी संगीत की शैली है, या हिंदुस्तानी संगीत प्रयुक्त मधुर रचना है, या मंगनियार समुदाय द्वारा उपयोग किए जाने वाला धनुष्कार संगीतात्मक वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही है। ये मंगनियार समुदाय जो कि राजस्थान में निवास करते हैं, इनके द्वारा बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है।
पुराने समय में जो है इस वाद्य यंत्र को ये लोग जो है ये सामान्यतः लकड़ी का बना होता है। और ये पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में ये समुदाय मंगनियार समुदाय निवास करता है और ये लकड़ी का बना होता है। पहले जो है राजाओं युद्ध करने जाते थे या युद्ध के बाद खुशी मनाने के लिए इन वाद्य यंत्रों का जो है ये मंगनियार समुदाय द्वारा प्रयोग किया जाता था। राजाओं के मरने के उपरांत भी जो है शोक मनाने के लिए भी इस प्रकार के आत्मा संतुष्टि के लिए इस प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते थे। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि मंगनियार समुदाय द्वारा जो ये कामायाचा जो है ये वाद्य यंत्र है। और इस प्रकार जो है इसका विकल्प डी सही उत्तर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रसिद्ध शिल्पकारी तकनीक मोम साँचा संबंधित है। तो मोम साँचा कि ये शिल्पकारी जो टेक्निक है ये किससे संबंधित है। आप देख सकते हैं कि टेक्निकल से संबंधित प्राचीन काल के टेक्नोलॉजी से संबंधित कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में आप ध्यान रख सकते हैं। तो पहला कथन ये कर रहा है कि दीवार की सजावट के लिए जराऊ कार्य, धातु की मूर्तिकला, मृदु भांड या गुंबद निर्माण। तो आपको पता होगा, आपने 6th क्लास के बुक में इसको अवश्य पढ़ा होगा। इसका उत्तर जो है बी है, धातु की मूर्तिकला से ये संबंधित है। और इसको जो है लास्ट वैक्स तकनीक भी कहते हैं। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ के कंफ्यूज कराया जा सकता है। लास्ट वैक्स तकनीक भी कहते हैं। और इस तकनीक का ज्ञान जो है सिंधु घाटी सभ्यता के काल से ही है। सिंधु घाटी सभ्यता के काल से ही, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति है वो मोम साँचा तकनीक से ही बनाई गई है। और सर्वप्रथम जो है शुद्ध मधुमोम के द्वारा हाथ से मूर्ति का मोम साँचा तैयार किया जाता है। और मधुमोम को पहले खुली आग में पिघलाया जाता है और फिर महीन कपड़ा के माध्यम से ठंडे पानी के तालाब में डालकर तान दिया जाता है। और यह तीव्रता से पुनः ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इसके पश्चात पिचकी या फर्नी के माध्यम से इसको दबाया जाता है। मोम सिकुड़ कर सेवई जैसा आकार ले लेता है। इसके पश्चात इन मोम तारों को संपूर्ण मूर्ति के आकार के चारों ओर लपेट दिया जाता है। इसके बाद मूर्ति को मिट्टी, बालू और गाय के गोबर की समान मात्रा लेकर बनाए गए गारे की मोटी परत से फिर ढक दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है ये मोम साँचा टेक्निक काम करती है। कभी कभी इसमें 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, कांसा और सीसा के मिश्रित धातु का उपयोग कांस्य मूर्ति की ढलाई के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है, अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 84। और प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। यानी कि इसमें संबंधित नहीं है उसको छांट लेना है और आपको उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सही के बारे में पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है कि सही पूछा जा रहा है या सही नहीं पूछा जा रहा है। तो अब बात करें, पहला कथन ये कह रहा है कि पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो। तो ये सही है, ये मध्य प्रदेश में है खजुराहो का मंदिर। दिलवारा मंदिर माउंट आबू जो कि राजस्थान में, ये भी जैन से संबंधित है। तो एक और दो जैन से संबंधित है, एक और दो जैन से संबंधित है। तीसरा ये कह रहा है कि सोरतट मंदिर महाबलीपुरम, जो कि ये जैन से संबंधित नहीं है। ये वास्तुकला की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये पल्लव वास्तुकला के 2 वास्तु चरणों की पराकाष्ठा है। ये चट्टान को काटकर बनाई गई है और ये जो है जैन धर्म से संबंधित नहीं है। यह मंदिर शिव और विष्णु दोनों को समर्पित है। इस प्रकार जो यहाँ पर तीसरा जो है वो गलत है। तो इस प्रकार यहाँ पर आंसर इसका निकल के आ जाएगा कि यहाँ पर बी विकल्प जो है सही है, कि 1 और 2 जो है सही है। अब इसके व्याख्या के बारे में बात करें तो हिंदुओं की तरह जैन भी विशाल संख्या में मंदिरों के निर्माता थे और पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत में जैनियों के पवित्र मंदिर और तीर्थ स्थल पाए जाते हैं। बिहार में जैन धर्म के प्राचीनतम तीर्थ स्थल है। इनमें से अधिकतर स्थल आरंभिक बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। दक्कन में बात करें, महाराष्ट्र के दक्कन में, तो एलोरा और एहोल में वास्तुकला की दृष्टि से बहुत कुछ महत्वपूर्ण स्थल पाए गए हैं। वहीं मध्य भारत में देवगढ़, खजुराहो, चंदेरी, ग्वालियर में जैन मंदिर के उदाहरण हैं। फिर वहाँ पर बात करें कर्नाटक में, तो कर्नाटक में जैन मंदिरों की समृद्ध परंपरा है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रसिद्ध प्रतिमा है। ग्रेनाइट पत्थर से बनी यह प्रतिमा भगवान बाहुबली की है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये 18 मीटर
ऊंची है या 57 फीट ऊंची है। ये बात आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रख लेनी है। और यह प्रतिमा जो है विश्व की सबसे ऊंची स्वतंत्र रूप से खड़ी एकास्म, एकास्म का मतलब यहाँ पर है कि एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई संरचना है। और यह प्रतिमा जो है मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति और प्रधानमंत्री चामुंडा राय ने बनवाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैसूर के गंग राजा के सेनापति चामुंडा राय ने इसे बनवाया था। हम बात कर रहे हैं किसकी, तो गोमतेश्वर, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रसिद्ध प्रतिमा के बारे में। उसके बाद बात करें तो आराम से ही गुजरात और राजस्थान जैन धर्म के मुख्य केंद्र है। माउंट आबू में 10वीं-12वीं शताब्दी, जो यहाँ पर माउंट आबू की बात हो रही है, इसमें 10वीं-12वीं सदी से निर्मित जैन मंदिर और रनकपुर में चतुर्मुख धारणा विहार नामक 15वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर सर्वाधिक समृद्ध व प्रसिद्ध जैन मंदिर है। माउंट आबू के जैन मंदिरों का निर्माण बीमल शाह द्वारा करवाया गया था। तो ये आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि इसे जो है माउंट आबू के जैन मंदिर जो है इसका निर्माण जो है बीमल शाह द्वारा करवाया गया था। और इन्हें माउंट आबू का दिलवारा मंदिर कहा जाता है। इनका बाहरी हिस्सा जो है बहुत सादा है, जबकि भीतरी भाग समृद्ध संगमरमर तथा उत्कृष्ट मूर्ति कलात्मक साज सज्जा से अलंकृत है, जहाँ गहरी कटाई बेलबूटों जैसी प्रतीत होती है। यह मंदिर अपनी प्रत्येक आंतरिक छत के अद्वितीय डिजाइनों और आकर्षक कोष्णक आकृति के अतिरिक्त गुंबदकार छत के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। बात करते हैं खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर के बारे में। तो खजुराहो में बहुत से मंदिर है, इनमें से अधिकांश हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है। यहाँ कुछ जैन मंदिर भी जो हैं जो महत्वपूर्ण है। खजुराहो का दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट, ये आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे पीटी में आपको कंफ्यूज कराया जा सकता है कि साउथ ईस्ट है कि साउथ वेस्ट है। तो दक्षिण पूर्व वाले में जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पार्श्वनाथ मंदिर सबसे प्रमुख है, जबकि घंटाई मंदिर का नाम इसके स्तंभ पर बनी घंटी और कड़ियों के कारण है। तो ये भी बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। तो प्रश्न संख्या 85 यहाँ पे ये कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था आ गया मुगल काल से क्वेश्चन। तो मनसबदारी व्यवस्था के बारे में पूछा गया है, मेडाइवल इंडिया से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा सही है। तो सब पहला कथन ये कह रहा है कि यह एक प्रशासनिक व्यवस्था थी जो राज्य के लिए नागरिक और सैन्य दोनों मामलों के देखभाल के लिए उत्तरदायी थी। ये क्या एक प्रशासनिक व्यवस्था थी? तो बिल्कुल यहाँ पर पहला कथन जो है सही लग रहा है। और पहला कथन सही लग रहा है तो विकल्प बी जो है यहाँ पे गलत हो जाएंगे। वहीं दूसरे कथन की बात करें तो यह व्यवस्था भारत में अकबर द्वारा आरंभ की गई थी। तो यहाँ पर बिल्कुल दूसरा कथन भी सही है और दूसरा कथन सही है, तो यहाँ पर विकल्प सी भी गलत हो जाएंगे। तीसरा कथन ये कर रहा है कि भू क्षेत्रों यानी कि भू क्षेत्रों जिसको जागीर कहते हैं, के आवंटन के रूप में मनसबदारों को भुगतान किया जाता था। तो बिल्कुल नगद में भी और जागीरों के आवंटन के रूप में भी जो है इनको भुगतान किया जाता था। तो यहाँ पर 1, 2, 3 तीनों कथन जो है सही है। ये जो है मुगल साम्राज्य में भू राज व्यवस्था का यानी कि भू राज व्यवस्था का अर्थव्यवस्था का जो है मुख्य आधार था। इसलिए राज्य के लिए महत्वपूर्ण था कि एक प्रशासनिक प्रणाली सृजित की जाए जो तेजी से विस्तृत हो रहे साम्राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में कृषि उत्पादन पर नियंत्रण और राजस्व के निर्धारण तथा वसूली को सुनिश्चित करे। मनसबदारी सेना और नागरिक सेवाओं, यहाँ पर दोनों की बात हो रही है कि एक व्यवस्था थी जिसे अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह सैन्य एवं नौकरशाही तंत्र की एक प्रणाली थी जिस पर नागरिक और सैन्य मामलों के देखभाल की दोनों की जिम्मेदारी थी। मनसबदार पद ऐसे व्यक्ति को इंगित करता है जिसके पास मनसब होता है, जिसका अर्थ है पद या सैन्य। मनसब एक पद शब्द को इंगित करता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मनसब जो है पद शब्द को इंगित करता है। और यह मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसका उपयोग पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए किया जाता था। पद और वेतन का निर्धारण एक संख्यात्मक मूल्य द्वारा किया जाता था जिसे जात कहा जाता था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पद और वेतन जो है एक संख्यात्मक मूल्य द्वारा निर्धारित जिसे जात कहा जाता था। और जिसका जितना जात अधिक होता था उसका उतना वेतन अधिक होता था। मनसबदारों को जो सैन्य उत्तरदायित्व सौंपे जाते थे उसी के अनुसार एक निश्चित संख्या में सवार या घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार को अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाना पड़ता था, घोड़ों को निश्चित चिन्हित करने के लिए दागना पड़ता था एवं सैनिकों का पंजीकरण कराना पड़ता था। और इन कार्यवाहियों के पश्चात इन्हें सैनिकों को वेतन के रूप में देने के लिए धन भी मिलता था। मनसबदारों को भू राजस्व कार्यभार के रूप में वेतन मिलता था जिसे जागीर कहा जाता था। कुछ मनसबदारों को नगद में भुगतान मिलता था, जबकि अधिकांश को साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व
एकत्रित करने वाली भूमियों, जिसे जागीर कहा जाता है, उसके रूप में भुगतान किया जाता था और इनका समय समय पर ट्रांसफ़र भी होता था, स्थानांतरण भी होता था। तो ये सब बातें जो है मनसबदारी व्यवस्था से आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है प्रश्न संख्या 86। प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुगल काल यानी कि मेडिवल इंडिया से पूछा जा रहा है कि उस समय जो है व्यापार वाणिज्य होता था, तो उसमें आयात आयात में क्या था, यानी कि इम्पोर्ट में क्या आता था इंडिया में, ये बात जो है इसमें पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आयात के मुख्य मदे में जो है क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर जो है आपको सही उत्तर बताना है। तो बात करें सोरा की, तो सोरा जो है काफ़ी बिहार में जो है ये उपयुक्त रूप से सोरा जो है मिलता था, तो इसका जो है आयात नहीं किया जाता था। तो 3 विकल्प यहाँ पर जो है सही नहीं है और तीसरा सही नहीं है, तो सीधा इसका उत्तर निकल के आ जाएगा कि 1, 2, 4 जो है सही है। हाथी दाँत, तांबा और युद्ध के घोड़े जो है ये आयात किए जाते थे। बात करें 17वीं शताब्दी की, ये बात है 17वीं शताब्दी के दौरान भारत में व्यापार और वाणिज्य में काफ़ी विस्तार हुआ और भारत दक्षिण पूर्वी और पश्चिम एशिया के अनेक देशों से में न केवल खाद्य पदार्थ जैसे शक्कर, चावल आदि की आपूर्ति ही नहीं करता था, बल्कि भारतीय वस्त्रों ने भी इस क्षेत्र के व्यापार में काफ़ी भूमिका निभाई। और टीन और तांबे जैसे कुछ धातुओं, जिसका उत्पादन जो है देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं होता था, तो कांसा बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती थी। तो आप भोजन वोजन के लिए कुछ मसालों का, उसके बाद युद्ध के लिए घोड़ों तथा विलासिता से संबंधित वस्तुओं को छोड़कर और कुछ आयात जो है भारत में नहीं करना पड़ता था। तो ये जो है हाथी दाँत विलासिता से संबंधित चीज़ है। तांबा की बात करें तो ये उपयुक्त श्रेणी का नहीं मिलता था, तो कांसा बनाने के लिए मंगाया जाता था। सोरा जो है उपलब्ध थे और युद्ध के घोड़े युद्ध में विशेषता के लिए मंगाए जाते थे। उसके बाद अनुकूल व्यापार संतुलन का परिणाम सोने और चांदी के आयात के रूप में देखा। भारत के विदेश व्यापार में विस्तार के परिणाम स्वरूप 17वीं शताब्दी के दौरान भारत में चांदी और सोने के आयात में काफ़ी वृद्धि हुई। इतनी वृद्धि की सोने और चांदी के आयात में इतनी वृद्धि हुई कि बर्नियर को कहना पड़ा कि सोना और चांदी विश्व के सभी भागों से घूम फिर कर भारत में आकर ज़मींदोज हो जाते हैं। तो भारत जो है सोने चांदी के लिए एक नवा दान बन गया है। वहीं सोरा की बात करें तो इसका निर्यात किया जाता था, जो यूरोप के गन पाउडर यानी बारूद के स्रोतों के रूप में काम करता था और इस प्रकार जो है इसका निर्यात किया जाता था। तो वस्त्र, सोरा और नील जो है निर्यात किए जाते थे, इसमें ध्यान रखना है। सोरा के साथ आप और ध्यान रख सकते हैं वस्त्र, सोरा और नील, ये सब निर्यात थे, जब बाकी ये सब आयात किए जाते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है डी है, 1, 2, 4 सही है। यहाँ पर तीसरा जो है विकल्प गलत है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87 और प्रश्न यहाँ पे ये कर है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भित्ति चित्रकारी और यहाँ पर राज्य दिए गए हैं और आपको बताने हैं कि इसमें से जो है कौन सा सही सुमेलित है। तो पहला इसमें जो मिलान दिया गया है ये कह रहा है कि पिथौरा क्या ये पश्चिम बंगाल से सुमेलित है। पिथौरा क्या ये पश्चिम बंगाल से सुमेलित है। उसके बाद बाघ की बात करें तो क्या बाघ मध्य प्रदेश से सुमेलित है और वारली क्या गुजरात से सुमेलित है। तो यहाँ पर बाघ जो है ये मध्य प्रदेश से सुमेलित है। दूसरा जो है यहाँ पर सुमेलित होता नजर आ रहा है, तो इसमें विकल्प बी जो है यहाँ पे गलत हो जाएंगे। उसके बाद वारली चित्रकारी की बात करें तो ये तो महाराष्ट्र की है, तो यहाँ पर जो है सी जो है गलत है और सी गलत है, तो यहाँ पर विकल्प डी भी जो है गलत हो जाएंगे। वहीं पिथौरा चित्रकला की बात करें तो पिथौरा चित्रकला जो है मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात के भागों में पिथौरा जो है पाई जाती है, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल जो है गलत है। और उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र में मिथिला पेंटिंग होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं कि पिथौरा जो है ये राजस्थान और गुजरात के भाग में पाए जाते हैं। वहीं बाघ मध्य प्रदेश सही है। वारली जो है ये महाराष्ट्र के भाग में ये चित्रकारी पाई जाती है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें सामान्य रूप से जो है दीवार पर, भीतरी छत पर या अस्थायी सतह पर जो है इसमें चित्रकारी किया जाता है। उसके बाद बात करें तो महिलाओं द्वारा जो है शादी समारोह पर्व के समय में जो है नियमित साफ सफाई के रूप में भी इसका दीवार पर सजावट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार आप इसे ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर सी है, यानी केवल 2 जो है इसमें सही उत्तर है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है कि गुरुवाणी, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है इसमें से कौन सा जो है सही है। तो पहला कथन ये कर रहा है कि यह केवल सिख गुरुओं के भजनों का संग्रह है, तो यहाँ पर जो है ये कहना गलत है, क्योंकि इसमें कबीर
कबीर वगैरह के भी संग्रह लिए गए हैं। उसके बाद दूसरा कथन ये कह रहा है कि अंतिम रूप से इसका संकलन बाबा गुरु नानक के शिष्य गुरु अंगद द्वारा किया गया था। क्या अंतिम रूप से इसका संकलन बाबा गुरु नानक के शिष्य अंगद द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर दूसरा कथन भी जो है गलत है। और तीसरा कह रहा है कि इन भजनों की कई भाषाओं में रचना की गई है। तो ये तो सामान्य बात है, ये यहाँ पर तीसरा कथन जो है सही है। और तीसरा सही है तो सिर्फ विकल्प बी जो है यहाँ पर सही है, केवल 3 सही है। अब बात करें विकल्पों की, तो विकल्पों की बात करें तो इसमें सिर्फ जो है सिर्फ केवल सिख गुरुओं के भजनों का ही संग्रह नहीं है, बल्कि इसमें जो है कबीर के, रविदास के और बाबा फरीद के, इन लोगों के भी जो है संग्रह है। और इसके अंतिम रूप से जो है इसका संकलन बाबा गुरु नानक के शिष्य अंगद द्वारा किया गया था। तो ये जो है बात नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 17वीं शताब्दी के अंत में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने इसमें 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी शामिल किया और इस धर्म ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। और गुरुबानी की बात करें तो इसका संकलन जो है सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन ने, यहाँ पर अंगद नहीं है, अर्जुन है, अर्जुन ने अब उनके 4 उत्तराधिकारियों और अन्य धार्मिक कवियों जैसे बाबा फरीद, रविदास और कबीर के भक्ति भजनों के संग्रह को संकलित किया था। तो ये बात जो है यहाँ पर अंगद नहीं है, अर्जुन है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो ये कह रहा है कि भीमबेटका गुफाओं की मध्य पाषाणिक चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर मध्य पाषाणकालीन की बात हो रही है और भीमबेटका गुफा की, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये जो है अब तक का जो है सबसे बड़ा जो है शैल आश्रय है, यानी कि पत्थर का बना हुआ आश्रय है, और ये विंध्य पर्वत श्रेणी में आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। भीमबेटका जो है, अगर ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपाल के ये उत्तर में है कि दक्षिण में है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, इसके दक्षिण साइड में जो है भीमबेटका आती है। तो ये बात भी आप भीमबेटका से संबंधित ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पर जो है लगभग 800 शैलाश्रय हैं और 500 चित्रों से जो है ये लगभग सुसज्जित है। इसकी भीमबेटका गुफा के खोज की बात करें तो 1957-58 में सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता वी एस वाकनकर ने की थी। ये बात आपको ध्यान, वी.एस. वाकनकर ने की थी भीमबेटका गुफाओं की खोज। तो ये बात भी आपसे पीटी में पूछी जा सकती है। तो अब पूछा गया है कि शिकार के इन चित्रों में प्रयुक्त प्रमुख विषय है। इन चित्रों में केवल मानवों को दर्शाया गया है, तो केवल मानवों को नहीं दर्शाया गया है। इसमें शिकार, नृत्य, संगीत, घोड़ा और हाथी सवार, पशुओं की लड़ाई, शहद संग्रह, शवों की सजावट, घरेलू दृश्य, इन सब को भी दिखाया गया है। तो ये बात, तो यहाँ पर जो है दूसरा जो है कथन गलत है, पहला सही है। केवल विकल्प जो है एक सही है, शिकार के चित्रों को दिखाया गया जो प्रमुख विषय है। तो यहाँ पर जो है पहला सही है, तो विकल्प ए जो है इसमें सही होगा, केवल एक जो है इसमें सही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है कि बौद्ध साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये कर रहा है कि बुद्ध के किसी भी उपदेश को उनके जीवन काल के दौरान लिपिबद्ध नहीं किया गया था। तो यहाँ पर पहला कथन जो है सही है कि बुद्ध के जो भी जो है उपदेश थे वो उनके लाइफ में जो है उनको लिपिबद्ध नहीं किया गया था। कथन एक जो है यहाँ पर सही है। उसके बाद दूसरा कथन ये करा है कि बुद्ध की शिक्षाओं को विनय पटक के रूप में संकलित किया गया था और संघ के सदस्यों के लिए नियम और विनिमय सूत पिटक में दिए गए थे। तो नहीं, यहाँ पर जो है इंटरचेंज कर देने पर ये उत्तर जो है सही होगा, अन्यथा गलत है। बुद्ध की शिक्षाओं को विनय पिटक नहीं बल्कि सूत पिटक में संकलित किया गया था। वहीं संघ के सदस्यों के लिए नियम विनिमय ये विनय पिटक में था। तो यहाँ पर जो है इंटरचेंज करने पर सही होगा। यहाँ पर पहला कथन जो है सही है, केवल विकल्प इसमें केवल एक जो है इसमें इसका सही उत्तर है, बाकी गलत है दोनों।
चर्चा और विचार विमर्श के माध्यम से मौखिक रूप से शिक्षा प्रदान की, जिसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेते थे इसमें सुनने में। तो ये बात बच्चे भी भाग लेते थे, ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ वो 5वीं से 4वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। उसके उपरांत जो है इनकी शिक्षाओं को उनके शिष्यों द्वारा जो है वैशाली में जो है संगोष्ठी आयोजित किया गया था। बुजुर्गों या वरिष्ठ भिक्षुओं की संगीति में इसको संकलित किया गया था और इनका जो संकलन किया गया इसे त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। शाब्दिक रूप से विभिन्न प्रकार के ग्रंथों के रखने के लिए 3 कटोरी, और उन्हें सर्वप्रथम मौखिक रूप से प्रसारित किया गया था, फिर गहनता से विस्तार के साथ विषय के अनुसार वर्गीकृत किया गया था। विनय पिटक में उन लोगों के लिए नियम और कानून, तो यहाँ पर देख सकते हैं विनय पिटक जो है ये नियम और लोगों के नियम कानून से संबंधित थे। अभिधम पिटक भी है जिसमें दार्शनिक मामलों को संकलित किया गया था अभिधम पिटक में, तो ये भी जो है परीक्षा विभाग से ध्यान रखा जा सकता है। उसके बाद जैसे ही बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए देशों में पहुंचा तो वहाँ पर जो है अन्य ग्रंथ जैसे कि दीपवंश, माने शाब्दिक रूप से दीप का इतिहास, महावंश यानी महान इतिहास लिखे गए, जिसमें बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास जो है इसमें थे। कुछ प्राचीन ग्रंथ जो है पाली में भी है, ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जबकि बाद की रचनाएं जो है वो संस्कृत में भी है। जब बौद्ध धर्म का प्रसार जो है पूर्वी एशिया की तरफ हुआ तो इस समय जो है फाहियान और ह्वेनसांग जैसे तीर्थयात्रियों ने ग्रंथ के तलाश के लिए कि भाई इतना अट्रैक्टिव ये बातें इसमें लिखी हैं, तो ये है कहाँ, इसके स्रोत की तरफ जो है ये लोग फाहियान और ह्वेनसांग जो है भारत में आए। उसके चीन से भारत की यात्रा की। भारतीय बौद्ध शिक्षकों ने भी बुद्ध के उपदेशों को प्रसार करने के लिए ग्रंथों को लेकर दूरस्थ स्थानों तक यात्रा की। तो बुद्ध से संबंधित ये बातें आप ध्यान रख सकते हैं।